नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील देशपांडे। एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल CHS नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही जनरल टॉपिक पे बात करने वाला हूं। ये किसी पर्टिकुलर लॉ या किसी बायलॉज या किसी एक्ट से रिलेटेड नहीं है। आज जो मैं बात करूंगा वो एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को प्रोफेशनली मैनेज किस तरह से आप कर सकते हैं उसके बारे में करने वाला हूँ। दोस्तों, जब हम कोई नया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर करते हैं तो दरअसल हम लोगों ने सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपके कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है। दोस्तों, आजकल बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े टावर्स, इनके ट्रेंड चालू हैं। पहला एक टाइम ऐसा था जब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पे G+4, G+5 ऐसे छोटे छोटे बिल्डिंग्स हुआ करते थे, जिसमें हार्डली 20-25 फ्लैट्स हुआ करते थे। लेकिन आज जो ट्रेंड चालू है इसमें 50 से लेके 100, 200, 300, 400, 500, यहाँ तक कि कोई कॉम्प्लेक्स इतने बड़े बड़े हैं कि जिसके अंदर 1400-1500 फ्लैट्स का एक सोसाइटी है। दोस्तों, शायद ये हमारे इमेजिनेशन से भी बाहर है। एक्चुअली ये किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी से कम नहीं है। ये एक लिमिटेड कंपनी की तरह ही हैं। लेकिन जब बड़े कॉम्प्लेक्स और बड़े सोसाइटी का मैनेजमेंट आप देखेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि वो उतना प्रोफेशनल वे में रखा नहीं जाता है। दोस्तों, जब कोई सोसाइटी रजिस्टर होती है और उसमें सबसे पहले जो प्रोविजनल कमेटी फॉर्म की जाती है, उस प्रोविजनल कमेटी ने, चीफ प्रमोटर ने इन चीज़ों को बहुत ध्यान से इन चीज़ों को बहुत प्रोफेशनल वे में आगे लेके जाना चाहिए। उसकी बहुत ज़रूरत होती है अगर आपकी सोसाइटी एक बड़ी सोसाइटी है जिसमें 100-150 से ज़्यादा फ्लैट्स अवेलेबल हैं। जब आपका शेयर कैपिटल 50,000, 60,000 और कहीं कहीं पे वो 1 लाख से ज़्यादा भी है। दोस्तों, ऐसे में आपके सोसाइटी का जो प्रोविजनल कमेटी है, जो चीफ प्रमोटर है, वो इनिशियली आपके सोसाइटी में किस तरह से रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, किस तरह से मिनिटाइजेशन करते हैं, किस तरह से स्टैट्यूटरी बुक्स को मेंटेन करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आने वाले एक लंबे समय तक आपकी सोसाइटी में मेंबर्स और मैनेजमेंट के बीच में बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन रह सकता है और बहुत ही सामंजस्य तरीके से काम चल सकता है। लेकिन जनरली होता क्या है कि जो इनिशियली प्रोविजनल मैनेजिंग कमेटी होती है, जो प्रोविजनल कमेटी होती है, कभी कभी वो इस बात को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, या शायद जैसा कि हमारी स्टैंडर्ड हम लोग सोचते हैं ये तो क्या है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ही तो है, और हम उसे बहुत ही लाइटली लेकर उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसके जो अकाउंट्स हैं, वो बहुत ही नॉर्मल वे में करते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि आने वाले लंबे समय तक मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स और मेंबर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रह जाते हैं। दोस्तों, जो इनिशियल कमिटीज़ होती हैं वो इनिशियल स्टेज में जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और जो सिस्टम तैयार करते हैं, वो एक तरह से अपने आने वाले मैनेजिंग कमिटीज़ के लिए एक तरह से फाउंडेशन का काम करता है। तो आप समझ सकते हैं
उस फाउंडेशन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब आप किसी बड़े जब आप किसी बड़े सोसाइटी को मैनेज करते हैं तो उसका डिजिटलाइज होना बहुत ज़रूरी है। आप जब उसके ऑफिस की कल्पना करते हैं तो उसे किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या किसी लिमिटेड कंपनी के ऑफिस से कम मत समझिए। मैं मेंबर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले में वो अपने मैनेजिंग कमेटी को ऑथराइज करें, उन पे भरोसा करें और एक प्रोफेशनल वे में सोसाइटी को मैनेज करने में हमेशा उनकी मदद करें। दोस्तों, एक बड़े कॉम्प्लेक्स में, एक बड़े सोसाइटी में जहाँ पे नंबर ऑफ फ्लैट्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर आपको एक सफिशेंट स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसे सोसाइटीज़ को मेंटेन करने के लिए एक ऑफिस में एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक प्रॉपर्टी मैनेजर का होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से अकाउंट्स के लिए एक अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव का होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सोसाइटी का जो मेंटेनेंस पार्ट है उसकी देखरेख करने के लिए, उसको संभालने के लिए एक पढ़ा लिखा मेंटेनेंस सुपरवाइज़र होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसके अलावा एक अच्छे ऑफिस में एक ऑफिस बॉय का होना भी बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से ऑफिस का एटमॉस्फेयर फ्रेंडली होना चाहिए। मेंबर्स का, ऑफिस में काम करने वाले जो स्टाफ हैं, उनके साथ में बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। दरअसल उनके साथ में आपका बिहेवियर उसी तरह से होना चाहिए जैसे आपके घर पे आए हुए किसी गेस्ट के साथ आपका बिहेवियर होता है। दोस्तों, जिस तरह से हम लोग अपने ऑफिस में जाते हैं, फिर वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस हो, कोई लिमिटेड कंपनी का ऑफिस हो, उसमें आपके बॉस का बिहेवियर आपके साथ कैसा होता है, आप एक बार सोचिएगा ज़रूर। क्या आपका बिहेवियर आपके सोसाइटी में काम करने वाले ऑफिस स्टाफ, एजेंसीज, उनके एम्प्लॉयज़ के साथ में होता है? सोचिएगा ज़रूर। दोस्तों, जब हम किसी बड़े सोसाइटी के अकाउंट्स मैनेज करते हैं, उसके लिए अकाउंट्स है, फैसिलिटी मैनेजमेंट है, इन सब को मैनेज करने के लिए एक ERP एप्लीकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। दरअसल आज का ज़माना मोबाइल का ज़माना है। लोग इंफॉर्मेशंस अपनी जेब में रखना पसंद करते हैं। ऐसे में आपके पास में क्लाउड बेस्ड वेब एप्लीकेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप आपके सोसाइटी के अकाउंट्स हैं, बिलिंग है और साथ ही फैसिलिटी मैनेजमेंट है, ये सब चीज़ें ERP के थ्रू मेंटेन करते हैं, तो टाइम टू टाइम मेंबर्स अपने पर्सनल लेजर्स हैं, उनके बिल्स हैं, उनके पेमेंट से रिलेटेड डिटेल्स हैं, सोसाइटी पे लगने वाला नोटिस है, हर चीज़ कभी भी अपने मोबाइल में देख सकते हैं। मैं सभी बड़े सोसाइटीज़ के जो मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं और मेंबर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने सोसाइटीज़ में ERP एप्लीकेशंस यूज़ करें। इससे आपके सोसाइटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ ही आप जब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उसमें एक्सपर्ट्स और एक्सपर्ट फर्म्स हों और प्रॉपर हाईली एजुकेटेड, क्वालिफाइड
स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है। दरअसल काफ़ी सोसाइटीज़ में मैं जब एज अ कंसल्टेंट जाता हूँ, मैं देखता हूँ करोर्स ऑफ रुपीज़ में सोसाइटीज़ का टर्नओवर है, लेकिन जब स्टाफ अपॉइंट करने की बात आती है तो वही आप चाहते हैं कि कम से कम सैलरी में स्टाफ रखा जाए। दोस्तों, जब ट्रांजैक्शंस इतने बड़े हैं तो उसी तरह से आपको प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ेंगे। आपके पास में लीगल एडवाइज़र्स होने चाहिए, आपके पास में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने चाहिए, आपके पास में टैक्स कंसल्टेंट्स होने चाहिए। एक अच्छी टीम आपके सोसाइटी को अच्छे से मैनेज करने में आपकी मदद करती है। दोस्तों, जो बड़े बड़े सोसाइटीज़ में मैनेजिंग कमेटी और मेंबर्स के बीच में डिफरेंसेस देखे जाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है क्लैरिटी। दोनों के मेंबर्स को हमेशा कुछ क्लैरिटी चाहिए रहती है, ट्रांसपेरेंसी चाहिए रहती है। ये ट्रांसपेरेंसी कैसे अवेलेबल होगी? जब आप सोसाइटी के अकाउंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको मैक्सिमम डिजिटल लेवल पर लेकर जाएंगे। आज सोसाइटी को, बड़े सोसाइटीज़ को, जो लार्ज स्केल में सोसाइटीज़ हैं, उनके ट्रांजैक्शंस को किसी कंपनी से कम ऐसे नहीं समझा जाना चाहिए। ये मेरा अपना सोचना है। आज एक फ्लैट्स की कीमत 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इस तरह से फ्लैट्स के प्राइसेस हैं। ऐसे में उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसे में आपके सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो आपने मैनेजर रखा है वो उतना क्वालिफाइड होना चाहिए कि वो मेंबर्स को लीगली गाइड कर सके, उनके फॉर्म्स को वेरीफाई कर सके, टाइम टू टाइम मैनेजिंग कमेटी को गाइड कर सके। दोस्तों, एक लार्ज स्केल सोसाइटी को जब आप मैनेज करते हैं, ऐसे में प्रोफेशनल एजेंसीज़ का आपके साथ में होना बहुत ज़रूरी है। ये एजेंसीज़ क्या हैं? जैसे सिक्योरिटी एजेंसी है। जब आप सिक्योरिटी एजेंसी अपॉइंट करते हैं तो आप किसी गार्ड की सैलरी का मत सोचिए। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक प्रोफेशनल एजेंसी की, जो आपको प्रोफेशनल गार्ड्स प्रोवाइड करें। उसी तरह से, क्योंकि जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसके ऊपर पूरे कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी डिपेंड करती है। सीसीटीवी कैमरास हैं, सीसीटीवी कैमरास आईपी बेस्ड कैमरास यूज़ करें, जिससे कि कॉम्प्लेक्स के एक्टिविटीज़ को आप मोबाइल पे ट्रेस कर सकते हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ERP से मैनेज किया जा सकता है, जिसको आप मोबाइल पे ट्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं और सेटिस्फाई हो सकते हैं। उसी तरह गार्डनिंग एजेंसी है। दरअसल कॉम्प्लेक्स में पीस ऑफ माइंड तब होगा जब आपके गार्डन में मैक्सिमम ग्रीनरी होगी। आप सोचिए, जब स्ट्रेसफुल लाइफ के बाद में आपका पूरा दिन जब स्ट्रेसफुल रहता है, उसके बाद आप घर आते हैं, एक सुंदर गार्डन में आप वॉक के लिए निकल सकते हैं। उसके लिए, उसको मेंटेन करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल एजेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से फायर फाइटिंग से रिलेटेड एजेंसीज,
दोस्तों, जिस तरह से बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस आ गए, ऐसे में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस को मेंटेन करने के लिए फायर सिक्योरिटी अलार्म्स होने चाहिए, स्मोक डिटेक्टर्स होने चाहिए, और इन सब को मेंटेन करने के लिए आपके पास में प्रोफेशनल एजेंसी का होना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी तरह जिस तरह से फायर फाइटिंग से रिलेटेड प्रोफेशनल एजेंसीज आपके पास में होनी चाहिए, उसी तरह लिफ्ट आपके इस बड़े टावर में, बड़े कॉम्प्लेक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन उस लिफ्ट को मेंटेन करने के लिए आपके पास में एक प्रोफेशनल एजेंसी होना बहुत ज़रूरी है, जो इमीडिएट लिफ्ट से रिलेटेड आपके कंप्लेंट्स को हैंडल कर सके। इसी तरह जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हाउसकीपिंग एजेंसी। एक बड़े कॉम्प्लेक्स को मेंटेन करने में, उसको सुंदर बनाए रखने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हाउसकीपिंग एजेंसी। दोस्तों, हाउसकीपिंग एजेंसी का काम बहुत मेहनत का होता है। एक प्रोफेशनल हाउसकीपिंग एजेंसी कॉम्प्लेक्स में होना बहुत ज़रूरी है। वो टाइम टू टाइम आपके कॉम्प्लेक्स को साफ सुथरा बनाए रखते हैं, रहने योग्य बनाते हैं। इसी के साथ और भी ऐसे एजेंसीज हैं जो प्रोफेशनली आपके कॉम्प्लेक्स को मेंटेन करते हैं, जिनका अपॉइंटमेंट रेगुलर बेसिस पे होना बहुत ज़रूरी है। जैसे वाटर टैंक क्लीनिंग एजेंसीज, जो पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस वाटर टैंक को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। और उसको क्लीन रखने के लिए टेक्निकली लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके मेंटेन करने वाले अच्छे एजेंसीज का कॉम्प्लेक्स में होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉस्ट कटिंग के साथ में आप इन हाउस इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर अपने एज अ स्टाफ कॉम्प्लेक्स में रखना चाहिए। इससे कॉम्प्लेक्स में आने वाले इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग से रिलेटेड कंप्लेंट्स इमीडिएट अटेंड हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे सिस्टम्स हैं जिनको यूज़ करके आप कंप्लेंट्स को काफ़ी कम समय में हैंडल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, व्हाट्सएप हम लोग सभी यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी व्हाट्सएप का इस्तेमाल मेंटेनेंस से रिलेटेड कामों के लिए किया है? दरअसल व्हाट्सएप आज मेंटेनेंस के लिए बहुत यूज़फुल साबित हो रहा है। इसमें 0% ज़ीरो लेवल कंप्लेंट के ऊपर सोसाइटीज़ काम करते हैं, जो प्रोफेशनली मैनेज करते हैं। ज़ीरो लेवल मेंटेनेंस से मतलब है आज के कंप्लेंट्स आज ही सॉल्व किए जाते हैं, और जब ऑफिस स्टाफ ऑफिस से निकलता है तब ज़ीरो कंप्लेंट्स रहते हैं। दोस्तों, एक बड़े कॉम्प्लेक्स को मेंटेन करने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने आज इस वीडियो में बताई है। आज इस वीडियो में मैंने किसी बायलॉज या किसी लॉ से रिलेटेड बात नहीं की है, लेकिन एक सोसाइटी को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है, वो चीज़ें मैंने आज अपने इस वीडियो में बताई है। मैं आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार फिर, अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे
सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में और सोशल मीडिया में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।